अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 12 और हमारा आज 6th लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके जो मेजर फेजेस हैं दो इंटरफेज और एम फेज उनकी बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे माइटोसिस की। ठीक हो गया? तो अपनी बात हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। व्हाट इज सेल साइकिल? Cell cycle is actually a series of events through which a cell is produced and it complete mitosis and produce cells। यानी एक सेल बना, फिर उसने माइटोसिस कंप्लीट करके नए सेल्स बना दिए। ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इवेंट्स की, इसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। और इसमें मेजरली आपके पास दो जो इवेंट हैं वो कौन से हैं? इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज is the phase between two consecutive cell divisions। कहने का मतलब ये है कि जो सेल बना है और इस सेल ने अब डिवाइड होकर सेल बनाने हैं, इसके दरमियानी जो फेज होगा वो होगा इंटरफेज। यानी आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि सपोज ये एक सेल हमारे पास बना है, अब इसने डिवाइड होकर दो सेल बनाने हैं, तो ये जो दरमियान का फेज है इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम इंटरफेज का नाम देते हैं। और ये जो डिवीजन है इसे हम माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। ठीक हो गया? यहां तक डन है। अब देखिए इंटरफेज और माइटोटिक फेज में से जो इंटरफेज होता है ये लेंथी फेज होता है। इट यूजुअली टेक 90% ऑफ सेल साइकिल्स टाइम, जबकि 10% टाइम कौन लेता है? माइटोटिक फेज लेता है। ठीक हो गया? तो लेंथी फेज होगा इंटरफेज। ठीक है जी। अब हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास अभी जो सेल बना है, सपोज ये वो सेल है जो कि अभी अभी बना है, हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसके पास जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज 2 कैपिटल N। ठीक है? ये हमने अमाउंट ऑफ डीएनए और हमने अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर मेंशन कर ली है। अब ये जो सेल है ये इंटरफेज से गुजरेगा, फिर इसकी माइटोटिक फेज से गुजरेगा और ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज को और फिर हम बात करेंगे माइटोटिक फेज की। बात स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरफेज से। इंटरफेज जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज द फेज बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन। तो इसको कभी-कभी मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, लेकिन ये मिसलीडिंगली कहा जाता है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये वो फेज है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन, वो रेस्ट पर नहीं होता। इंटरफेज को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 फेजेस के अंदर, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इन 3 फेजेस से गुजरने के बाद सेल का इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा और वो चला जाएगा माइटोटिक फेज के अंदर। देखिए सेल जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है इंटरफेज से, और इंटरफेज में सबसे पहला फेज कौन सा आता है? G1 फेज। तो आप कह सकते हैं कि सेल अपनी लाइफ स्टार्ट करता है G1 फेज से, जिसका नाम गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज भी है। ठीक है? माइटोसिस के फौरन बाद, क्योंकि इंटरफेज शुरू होना है ना, देखिए ये सेल माइटोसिस से बना है, फौरन ही इंटरफेज में आ गया और इंटर 1 के G1 फेज में आ गया, तो इसीलिए हम इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं कि माइटोसिस के बाद वाला फेज। ठीक है? इस फेज की पहचान क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि सेल हमारा G1 फेज में है? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसमें सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? इसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स जो कि नेक्स्ट स्टेप यानी S फेज में यूज होने हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। फिर क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन नेक्स्ट फेज में होनी है, तो ये क्या करेगा? डीएनए बेस यूनिट्स जो हैं उनको भी एक्यूमुलेट कर लेगा। इसके अलावा यहां पर ऑर्गेनेल्स की तादाद भी बढ़ती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में सेल साइज बढ़ता है। तो अगर आप ये पहचानना चाहते हैं कि सेल G1 फेज में है या नहीं, तो आप इन 3 चीजों को नोटिस करेंगे। सेल का साइज बड़ा होगा, सेल के पास डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स बनाए जा चुके होंगे और सेल के अंदर डीएनए बेस यूनिट जो है वो एक्यूमुलेट हो चुके होंगे। ठीक हो गया? तो सेल जो है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट फेज में, जिसका नाम है S फेज। S फेज जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। अब देखें, जिस सेल ने डिवाइड करना है वो G1 के बाद कहां चला जाएगा? S फेज में चला जाएगा।
लेकिन वो सेल्स जिन्होंने डिवाइड नहीं करना, जिन्होंने डिवीजन को क्विट कर दिया है, वो क्या करेंगे, वो G1 के बाद G0 फेज में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? G1 के बाद G0 फेज में चले जाएंगे। G0 फेज वो होता है जिसमें सेल जो है वो डिवीजन क्विट कर देता है, वो डिवाइड करने की तरफ नहीं जाता। ऐसे कौन से सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते? देखिए, एक दफा मैच्योर हो जाने के बाद हमारे जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं करते, तो वो G0 फेज में है। हमारे मसल के सेल जो होते हैं, हमारी आई के लेंस के सेल जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये G0 फेज में होते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। लेकिन कुछ आपके ऐसे सेल भी हैं जो कि टेम्परेरी किस में होते हैं? G0 फेज में होते हैं, जैसे कि लिवर के सेल। और कुछ आपके वो सेल भी हैं जो कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होते, वो हमेशा G1 के बाद सीधा कहां जाते हैं? S फेज में। जैसे कि आपके स्किन के जो सेल होते हैं ये G0 फेज में नहीं जाते, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो चलें, जिसने डिवीजन क्विट कर दी उसको हम भी क्विट कर देते हैं, हम मूव करते हैं S फेज की तरफ। S फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। लेकिन इसमें सिंथेसाइज क्या होता है? इसमें एक्चुअली डीएनए की सिंथेसिस होती है। आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही होती है वो S फेज में हो रही होती है। ठीक हो गया? यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जब S फेज होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, तो क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी। ठीक है? अमाउंट ऑफ डीएनए इसलिए डबल की जा रही है ताकि लेटर ऑन जब डिवीजन होनी है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे दोनों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो आपके पास ये जो सेल था, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 2n, और इसके पास अमाउंट ऑफ डीएनए थी 2N। तो यहां पर क्या होगा? इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज नहीं होंगे, वो तो 2n ही रहेंगे, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी? 4n हो जाएगी। ठीक है? यानी इसका जो क्रोमैटिन है वो अमाउंट में डबल हो जाएगा। सपोज अगर वो इस तरह से थ्रेड थे तो वो थ्रेड क्या हो जाएंगे? वो थ्रेड इस तरह से डबल हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगी? डबल होगी, इट विल बी 4n। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा G2 फेज। जो G2 फेज है या गैप 2 फेज जो होता है, उस गैप 2 को हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद सेल ने कहां एंटर हो जाना है? माइटोसिस में एंटर हो जाना है। ये जो G2 फेज है, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट इवेंट हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सेल अपने अंदर एनर्जी स्टोरेज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि ये क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए जरूरी है। क्रोमोसोम की मूवमेंट कब होनी है? क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है वो माइटोसिस के दौरान होगी। ठीक है? दूसरा, माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने माइटोसिस के अंदर रोल प्ले करना है। और थर्ड, आरएनए की सिंथेसिस होगी, और साथ ही साथ क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाएंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली सेंट्रियोल की डबलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपने याद रखना है कि इंटरफेस के अंदर ही सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनको डुप्लीकेट बना लिया जाता है, उनकी एक और कॉपी तैयार कर ली जाती है। वो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल से 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल बन जाते हैं, लेकिन विद इन सेम स्पेस, विद इन सेम सेंट्रोसोम। ठीक हो गया? ये चीज आप याद रखेंगे। ये था G2 फेज, जिसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और इससे आगे क्या स्टार्ट होगा? माइटोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है? देखिए, इंटरफेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर यहां पर हम एक छोटी सी टाइम के हवाले से बात कर लें, अगर एक ह्यूमन का जो सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, 24 आवर्स में डिवाइड करता है, तो 23.5 आवर्स यानी 23.5 घंटे 24 में से कौन ले जाएगा? इंटरफेस ले जाएगा। और बाकी की जो 30 मिनट हैं उसमें क्या होगी? उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा। इंटरफेस में क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं, तो ये कितना कितना टाइम लेते हैं मैं यहां पर आपके साथ मेंशन कर देता हूं। जो गैप 1 होता है, इट टेक 9 आवर्स, ये आप याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए। जो एस फेज होता है, इट टेक 10 आवर्स, यानी इंटरफेज में ये सबसे बड़ा फेज होता है। वैसे इंटरफेस बड़ा फेज है और उसमें ये बड़ा फेज है। और ये जो गैप 2 है, इट टेक 4.5 आवर्स। ठीक है? तो ये कितने बन गए? ये बन गए 23.5 आवर्स, और इसके बाद 30 मिनट किसको मिलेंगे? माइटोसिस को मिलेंगे। इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट का जो टोटल सेल साइकिल का टाइम है इंटरफेस और एम फेज मिला के वो 90 मिनट का है।
तो उस 90 मिनट में से जो 90% टाइम है वो इंटरफेज लेगा और बाकी का जो 10% टाइम है वो कौन ले लेगा, माइटोटिक फेज ले लेगा। ठीक है, तो चलिए जी, हमारे पास जो सेल है वो रेडी हो चुका है। आपने देखा उसके पास जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो चुकी है, उसके पास माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो अब वो कहां मूव करेगा, माइटोसिस में मूव करेगा। ठीक है, माइटोसिस क्या चीज है, एक्चुअली एम फेज जो है उसमें हम माइटोसिस को पढ़ रहे हैं। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच the daughter cells have same number of chromosome as of their parents। जितने पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें है, डॉटर सेल में भी होंगे। तो हमने ये लिखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होंगे, बल्कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो भी पेरेंटल सेल से चेंज नहीं होगी। ये पेरेंटल सेल है। ठीक है, ये प्रेपरेशन के बाद यहां तक आया है और उसके बाद इसमें डिवाइड होना है। दूसरी चीज ये है कि माइटोसिस हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर होती है। ठीक हो गया, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। जबकि हम मायोसिस में पढ़ेंगे कि मायोसिस के अंदर ये बंदिश होती है कि मायोसिस के अंदर डाइप्लॉइड सेल रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस के दो बड़े फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और पूरा सेल ही कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस जो है उसकी हम बात पहले करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। कैरियोकाइनेसिस का स्टार्ट होता है प्रोफेज से, और कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट में कौन से इवेंट होते हैं उसको समझने के लिए आप जरा ये डायग्राम देखें। आप यहां पर ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं, इसमें आपको जो ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली दो पेयर हैं सेंट्रियोल्स के। हमने पहले ही बात की है कि सेंट्रियोल्स की जो डुप्लीकेशन है वो इंटरफेज में हो गई। ठीक है, अब क्या होना है, अब इनकी माइग्रेशन होनी है। क्या होनी है, माइग्रेशन। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल हो गई इंटरफेज में, और कैरियोकाइनेसिस या प्रोफेज के अंदर जाकर क्या होगी, इनकी माइग्रेशन होगी। ये किधर मूव करेंगे, ये मूव करेंगे टुवर्ड पोल्स। देखिए सेल जो होता है राउंड सेल है, तो उसके पोल इस तरफ होते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। हमने सेल को रोटेट किया हुआ है, तो लिहाजा पोल जो है वो इस तरफ आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेंट्रियोल जो है क्या करेंगे, पोल की तरफ मूव करेंगे। जब ये सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करेंगे तो ये सेल्स की पोलैरिटी बना देंगे। ठीक है, बायपोलैरिटी जो है उसको मेंटेन करेंगे, ये इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक हो गया, जब ये यहां पर आ जाएंगे तो ये अपने साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स को मिलाकर तीन तरह के फाइबर्स बनाएंगे। एक होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, एक होते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, और एक होते हैं पोलर फाइबर्स। आप यहां पर जरा नोट कीजिएगा कि ये जो रेड कलर के फाइबर्स आउटसाइड की तरफ आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं, ये एक तो होल्ड करते हैं पूरे इस अपरेटस को, दूसरा इनका जो काम है वो हम साइटोकाइनेसिस में पढ़ेंगे। दूसरे जो फाइबर होते हैं उनमें से कुछ फाइबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं ये वो फाइबर्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होना है। क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर होते हैं, उनके साथ अटैच होने वाले फाइबर्स क्या कहलाएंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाएंगे, या इनको डिसकंटीन्यूअस फाइबर्स भी कहते हैं। जबकि तीसरे जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम पोलर फाइबर्स कहते हैं। ये किसी के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये आपस में इंटरडिजिटेट होते हैं। इंटरडिजिटेट का मतलब ये है कि जैसे ये उंगलियां आपस में इंटरडिजिटेट हैं, ये इस तरह से आपस में मिलते हैं। यहां पर आपको ये नजर आ रहे होंगे, दीज आर पोलर फाइबर्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये तीनों तरह के फाइबर्स और सेंट्रियोल्स जो हैं इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। याद रखिएगा, तीनों तरह के फाइबर्स और साथ में जो सेंट्रियोल्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, उन्हें कलेक्टिवली हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। ठीक हो गया। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उनमें ट्यूबुलर प्रोटीन होती है और साथ में आरएनए होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। तो चलिए जी, हमने कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट कर दिया हुआ है, हम प्रोफेज की बात कर रहे हैं। प्रोफेज में जो मेजर इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखें जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, यानी कि जब सेल अभी इंटरफेज में होता है, माइटोटिक फेज में एंटर नहीं हुआ, अभी वो इंटरफेज में है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत ही फाइन किस्म के थ्रेड्स नजर आते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन माइटोसिस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर, प्रोफेज के अंदर कंडेंस होना शुरू होता है और एक रेगुलर अपीयरेंस में आना शुरू होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे
क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएगा जिसकी लेंथ कितनी होगी 0.25 टू 50 माइक्रोमीटर। और आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये क्रोमोसोम नजर आ रहा होगा। इस क्रोमोसोम में ये इसका क्या है सेंट्रोमेयर है और ये इसके दो क्या हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। ये चीज आपने याद रखनी है, ये प्रोफेज में हो रहा है। अदर देन दैट क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो खत्म हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। जो न्यूक्लियोलाई है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप के खत्म होने से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा और साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो आप यहां पर जरा देखिएगा, एक छोटी सी डायग्राम है। ये आपके पास अर्ली प्रोफेज है। क्या है ये? अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हैं कि एनवेलप भी मौजूद है और उसके अंदर जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अर्ली प्रोफेज के अंदर ही माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो गए हैं। ये आपके पास लेट प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, एनवेलप भी खत्म हो जाती है और माइटोटिक अपरेटस पूरे तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका होता है। ना सिर्फ एस्टैब्लिश हो चुका होता है बल्कि वो क्रोमोसोम के साथ अटैच भी हो चुका होता है। ठीक हो गया, ये है लेट प्रोफेज के अंदर। तो प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? ये वो फेज होता है जिसमें माइटोटिक अपरेटस से जो फाइबर्स निकलते हैं वो क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं ऑन इक्वेटर। और इक्वेटर पर जब वो उन्हें अरेंज करते हैं तो इससे ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट जो है जब बन जाती है तो इस इवेंट को, इस फेज को हम मेटाफेज कहते हैं। यहां पर मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगा कि अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी है 4n और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 2n है। यानी अभी भी हमारे पास जो प्रेपरेशन के बाद वाली सिचुएशन थी वही चल रही है मेटाफेज के अंदर। यहां तक डन हो गया। मेटाफेज जो है उसमें आपने याद रखना है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो वहां पर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 46 अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, 46 के 46 हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये हो गया मेटाफेज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा एनाफेज। एनाफेज बड़ा ही क्रिटिकल फेज होता है क्योंकि इसके दौरान क्रोमोसोम ने क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। ये सुन लीजिएगा, क्रोमोसोम डिवाइड होता है फ्रॉम इट्स सेंट्रोमेयर। तो देखिए 46 क्रोमोसोम थे जो कि सीधी लाइन में अरेंज थे और उनके पास सिस्टर क्रोमैटिड थे। अब होगा ये कि जब ये सेंट्रोमेयर से डिवाइड होंगे तो एक क्रोमैटिड इस तरफ चला जाएगा, एक क्रोमैटिड इस तरफ चला जाएगा। तो 46 के 46 जो क्रोमोसोम हैं उन सब में यही होगा कि एक क्रोमैटिड एक तरफ, एक क्रोमैटिड एक तरफ। ये इसलिए होता है कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो पुल करते हैं, वो खींचते हैं क्रोमोसोम को अपने अपने पोल की तरफ, और जो पोलर फाइबर हैं वो भी जब इलोंगेट होते हैं तो उनसे भी टेंशन इंक्रीज होती है। इट ऑल रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स सेंट्रोमेयर और वो डिवाइड होकर अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो देखिए 46 क्रोमोसोम थे अलाइन हुए हुए 2 क्रोमैटिड वाले। अब जब ये डिवाइड होंगे तो 46 क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड इधर चले जाएंगे, 46 क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड इधर चले जाएंगे। तो एनाफेज इज ए क्रिटिकल फेज क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो क्या होगा? तो होगा ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, किसी एक तरफ क्रोमोसोम ज्यादा चले जाएंगे या एक तरफ कम चले जाएंगे। ठीक है, और इससे एब्नॉर्मैलिटीज जो हैं वो पैदा होती हैं। तो एनाफेज जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट फेज है। अब आप एक चीज नोट करें कि यहां पर भी 46 हैं, यहां पर भी 46 हैं, तो यहां पर भी 2n नंबर ही अभी है, यहां पर भी अभी तक 2n ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गई है? हाफ हो गई है। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या हो गया है? यहां पर आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हैं लेकिन अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई। इस तरीके से यहां पर भी आपके पास क्या है? नंबर वही है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगी? कम हो गई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके बाद क्या होगा? टीलोफेज होगा। टीलोफेज इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज। इसमें क्या होता है? इसमें रिवर्स प्रोफेज वाले यानी प्रोफेज के वाले इवेंट रिवर्स हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे, एनवेलप रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस आपके पास बन जाएंगे। अभी जो दोनों न्यूक्लियस बने हैं मैं अगेन यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये डाइप्लॉइड हैं और 2n इनके पास क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस में क्या होना है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना है और पूरे सेल ने ही डिवाइड हो जाना है। एक्चुअली सेल की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर प्लांट सेल और एनिमल सेल थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें आप देख सकते हैं टेलोफेज के अंदर भी, लेट टेलोफेज के अंदर भी ये एस्ट्रल फाइबर्स मौजूद हैं रेड कलर के। ये एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल सेंड करते हैं। कहां पर, ये सिग्नल सेंड करते हैं इक्वेटर पर, जहां पर एक्टिन और मायोसिन क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और वो एक्टिन और मायोसिन क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो यहां पर एक रिंग बनाती हैं और ये मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करवाना शुरू कर देती हैं। ये जो एक इन्वेजिनेशन के बाद स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम कहते हैं क्लीवेज फरो। ठीक हो गया। और ये फरो जो है वो डीप होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास आप देखें क्या होगा, दोनों डॉटर सेल के पास 2n 2n, यहां पर भी 2n 2n। तो आप देखिएगा हमारे पास जो डॉटर सेल था, जो हमारे पास पेरेंटल सेल था, क्या उसके अंदर भी यही कॉम्बिनेशन नहीं था, यही कॉम्बिनेशन था, यही कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए हमारी जो डेफिनेशन है वो भी यही थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। तो यहां पर भी 2n है, यहां पर भी 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज अब हम समझेंगे प्लांट के अंदर क्या होता है। देखिए प्लांट के अंदर जो माइटोसिस है वो क्या होती है, एनिमल के अंदर माइटोसिस से थोड़ी सी जरा डिफरेंट होती है। ठीक है। पहला तो ये होता है कि प्लांट के पास जो है वो सेंट्रीओल्स नहीं होते, बल्कि उसी तरह के एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ये सारा प्रोसीजर करवाते हैं। दूसरा, प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता, बल्कि उसे सेंटर में लाना पड़ता है। ठीक हो गया। तीसरा, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे इनमें जो क्लीवेज फरो है वो नहीं बनती, बल्कि इनमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम फ्लेग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट कहते हैं। ये कैसे बनता है, देखिए जब सेल अभी मेटाफेज के लेवल पर होता है तो गोल्जी अपरेटस जो होता है प्लांट का वो क्या करता है, वो गोल्जी वेसिकल्स बनाता है। और ये गोल्जी वेसिकल्स जो हैं ये सेंटर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और सेंटर में एक्यूमुलेट होते हैं और ये ग्रो करते हैं आउटवर्ड। ठीक है। ये देख रहे हैं ये किधर को ग्रो कर रहे हैं, ये आउटवर्ड ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। ये सेल की बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर एक आपके पास बना है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फ्लेग्मोप्लास्ट का या फिर सेल प्लेट का इसको नाम देते हैं। ठीक है। और होता यह है कि वेसिकल की मेम्ब्रेन जो है वो दोनों तरफ की मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है और सेल डिवाइड हो जाता है। इन्हीं वेसिकल्स के अंदर पाया जाने वाला जो मटेरियल है इट प्रोवाइड सिंथेटिक मटेरियल फॉर न्यू सेल वॉल। तो इस तरीके से प्लांट सेल क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम बात करेंगे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस जो है वो 4-5 बातों के अंदर है। जैसे कि माइटोसिस जो होती है इसको हम कहते हैं सोमैटिक डिवीजन, क्योंकि ये हमारी सोमैटिक सेल्स में होती है। तो सोमैटिक सेल्स में होती है इसका मतलब है कि ये इन्वॉल्व होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हर जो प्लांट है, जो एनिमल है, उसकी जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस की वजह से हम साइज में बढ़ते हैं। दूसरी बात, हीलिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। जो जख्म भरते हैं वो माइटोसिस की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। तीसरी बात ये है कि हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग होती है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी इसी तरीके से होती है। जो रीजनरेशन होती है वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। जो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल है, जैसे कि आरबीसीज आपको पता है 120 डेज के बाद खत्म हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज में आपने लाइफ साइकिल पढ़ा था मोनोसाइट का, ठीक है, लिम्फोसाइट का। तो उनको रिप्लेस कौन करता है, उनको रिप्लेस करता है माइटोसिस। ठीक हो गया। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, दैट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ माइटोसिस। चाहे फिर वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, चाहे वो हाइड्रा के अंदर बर्डिंग हो, कोई भी प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है प्लांट और एनिमल के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और हाँ, एक और चीज, प्लांट्स के अंदर जब गैमीट बनते हैं तो वो भी किससे बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं। अब याद रखिए जो माइटोसिस है इट्स ए वेल रेगुलेटेड प्रोसेस। इसको हर लम्हे कंट्रोल किया जा रहा होता है। अगर वो कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाए तो उससे एबनॉर्मल सेल बनते हैं और इट मे लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन, और वो ट्यूमर जो है बेनाइन या मैलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको सही रखने के लिए चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि देखते हैं कि सेल को अगले फेज में भेजना है या नहीं भेजना। ठीक हो गया।
ये आपने याद रखना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।